स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और अंत में जाते जाते थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे गाउस लॉ के बारे में। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगड़ एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट युवाला। हमारी हेडिंग रहेगी आज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में देखेंगे और अंत में क्या देखेंगे, गाउस लॉ के बारे में। छी छी सर, गाउस लॉ मुंडी ऑफ कर दिया। चलो कोई नहीं, वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसे लिखते हैं, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। आप सभी ने नोटबुक निकाल ली, पेन निकाल लिया, नोट्स बना रहे हो। सर आपने बोला ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? तो अभी निकालो अपनी पेन नोटबुक और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो करते हैं। इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर अभी नहीं पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चर्चा करने से पहले चर्चा करेंगे हम एरिया के ऊपर। छी छी, एरिया सर, ये तो हमने बहुत पढ़ा। एरिया वेक्टर पर, किस पर चर्चा करेंगे, एरिया वेक्टर पर। क्या होता है एरिया वेक्टर, वो देखेंगे। एरिया वेक्टर तो मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, उसके थ्रू देखेंगे हम एरिया वेक्टर। यह आपको एक प्यारा सा सुंदर सा, मैं यहाँ पे स्क्वायर देता हूँ, ए भुजा का सुंदर सा प्यारा सा, जिसका नाम होगा ए बी सी डी। वाह सर, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। सर आगे बताओ। तो इसके अंदर देखो, इसकी भुजा ए बी भी। अब मैं इसको पूछूंगा आपसे कि इसका एरिया कितना है, तो आप इसका एरिया बताओगे। 11th क्लास का बच्चा आएगा, आपके पास 10th क्लास का बच्चा आएगा, वो बोलेगा सर एरिया। एरिया सर भुजा स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। आप जैसे होनहार बच्चों से पूछूंगा, आप जैसे होनहार 12th क्लास के बच्चे आएंगे, वो कहेंगे सर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में ही हम एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी भुजा और बी सी भुजा का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट का आप सभी क्या जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा साइन थीटा। और एंगल कितना है, दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। कितना, 1 हो जाएगा। ए बी सी कितनी है, ए साइन 90, तो कितना आ जाएगा एरिया, ए स्क्वायर। ये तो आ गया सर एरिया के बराबर एरिया वेक्टर। नहीं रे, अभी तो आगे देखते हैं। हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इनके बराबर में रिजल्टेंट आता है, वो इन दोनों वेक्टर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आता है। 11th क्लास में हमने देखा। अरे देखो रे, ये क्या है, आपके पास ए क्रॉस बी होता है। ए वेक्टर को बी वेक्टर का क्रॉस वेक्टर करते हैं, तो ये जो आर आता है रिजल्टेंट आएगा, वो क्या आएगा, वो परपेंडिकुलर टू कनेक्टिंग प्लेन एंड ए एंड बी। क्या होगा, ए जो कनेक्टिंग प्लेन है ए और बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। कहने का मतलब आपके पास ए इस दिशा में दे दिया, बी इस दिशा में दे दिया, तो आर रिजल्टेंट क्या आएगा, इनके दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। इन दोनों प्लेन के जो जहां पर ये कनेक्ट हो रहे हैं वहां पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये भी हमारे पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था, तो इसका भी क्या आएगा, एरिया। एरिया का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट एरिया, एरिया क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर इस दिशा में हो गया, तो ये क्या हो गई, एक्सिस वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, के कैप से। कैसे करेंगे, के। ये हो गया आपके पास केव केप। लेकिन आप क्या देखोगे, ये एक ऑप्शन और मिल जाए आपको कि ए स्क्वायर माइनस के केप भी मिल सकता है। तो बहुत क्या है, बहुत सही है, बहुत डायरेक्शन आर करेक्ट है। एरिया कैसे निकालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। डायरेक्शन होती है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ, किस दिशा में होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। क्या होगा, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इतना देख लिया अभी के लिए, आप इतना याद रखो, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है और बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। इसके बाद में आगे देखते हैं और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ में, नोट करो इसको प्यारे बच्चों। तो इसके बाद में देखो और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन किस प्रकार से देता है आपको, देखो। अभी दे दिया आपको टूनक। ये आपको इधर एक रेक्टेंगल दे देता है, वो रेक्टेंगल दे दिया, ये लेंथ है, ये विड्थ दे दी।
इधर आपको दे दिया इस प्रकार से, और आपको एक स्पेयर दे दिया, और ये इसका आर रेडियस दे दिया। इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस हो गया, और ये हमको मान लिया जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम तो ये एक्सिस वाई एक्सिस जो तो अपने पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी मानो। अब इसके अंदर आपको बोल दिया एरिया वेक्टर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ इस वर्ड का कितना होगा, एरिया ऑफ वेक्टर। तो इसके अंदर देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप सभी को पता है एरिया तो वही आना है, एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ आएगा, तो ये आ गई लेंथ, ये आ गया विड्थ। अब तुम्हें चाहिए एरिया वेक्टर, तो ये देखो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, जे के पाएगा। क्या लिखना है, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट माइनस जे के। इतना ध्यान रखना है, एरिया तो वही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर में डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर लेना, प्लेन की सरफेस की क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, प्लेन की सरफेस की क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। याद रख लो इसको फील करो। देखो आपको ये एरिया दे दिया, अब इसका क्या है, एक तो इस दिशा में लेंथ दे दी, इस दिशा में विड्थ दे दिया। अब इसका एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस दिशा में परपेंडिकुलर, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। अब आपको ये वर्ड दिया, क्या दिया, वर्ड दिया, तो इसकी आर रेडियस है, क्या है, आर रेडियस इस पे दे दिया, तो इसका आर रेडियस दिया। आर रेडियस देने के बाद में आपको एरिया वेक्टर पूछेगा, तो आप जानते हो एरिया वेक्टर में एरिया तो आएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन आएगी, और डायरेक्शन क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर इस दिशा में। और इस बार देखो मैंने क्या माना है, इसको जेड एक्सिस माना है, तो जेड एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, के कैप, और बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट है, बोथ डायरेक्शन आर क्या है, करेक्ट है। अब इसके अंदर बोथ डायरेक्शन करेक्ट है, क्यों बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, जितने भी हमने देखा, स्पेयर देखा, स्क्वायर देखा, ये सभी क्या थे, रेक्टेंगल देखा, ये सभी 2D सरफेस थे, क्या थे, 2D सरफेसेस थे। और इन 2D सरफेस को फिजिक्स में क्या बोला जाता है, इनको ओपन सरफेस बोला जाता है, ओपन सरफेस। 2D सरफेस को फिजिक्स में ओपन सरफेस बोला जाता है। तो क्या होती है, इनके लिए बोथ डायरेक्शन, क्या है, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। क्या लिखेंगे, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, किसके लिए, 2D, किसके लिए, 2D स्फीयर के लिए, ओपन सरफेस के लिए बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। तो एरिया वेक्टर की दोनों साइड की डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन कहां पर सही होगी, जब आपको 2D आकृति देता है, शेप देता है, तो ही आपका सही होगा। अदरवाइज अब सर 3D देगा तो, और 3D देगा तो उसके लिए भी देखेंगे, लेकिन इतना याद रखो 3D सरफेस को फिजिक्स में क्लोज सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक साइड से बंद होती है, इसको क्लोज सरफेस बोला जाता है। और इसके अंदर क्या लेते हैं, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज करेक्ट। क्या होगा, सिर्फ जो बाहर निकल रहा है, इसके अंदर क्या हुए, दोनों डायरेक्शन सही नहीं होगी। 3D सरफेस में दोनों डायरेक्शन सही नहीं होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सरफेस क्या होती है, बंद होती है। इसको ओपन सरफेस नहीं बोला जाता, इसको क्लोज सरफेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 2D के अंदर दोनों साइड क्या होती है, खुली रहती है, लेकिन इसके अंदर एक साइड ही खुली रहती है, एक साइड पूरी बंद होती है, इसलिए इसको क्लोज सरफेस बोला जाता है। और आउटवर्ड नॉर्मल ही लेना है, ऊपर बाहर की तरफ जो बाहर की तरफ होती हैं उनका ही इसका यूज करना। क्या होंगे बाहर की तरफ, डायरेक्शन, क्या होंगी, डायरेक्शन, बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वही यूज करेंगे। नोट करो। इसके बाद में देखते हैं बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन। देखो इसके बाद में 3D सरफेस के लिए देखेंगे, जिसको हमारा लेक्चर स्लोली लगे है, वो इनटू 2 की स्पीड में करके देखे, फिर मैं बोलूंगा रेक्टेंगल इंजीनियरिंग। देखो अब इसके अंदर, वाह सर क्या बात है, आज तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सर मैं स्कूल में जाकर बुखार उठा गया, वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो क्या होगा, इसके अंदर 3D स्पेस, या इसको मैं ऐसा बोल दूं क्लोज सरफेस के लिए सीधा बोल दूं, फिजिक्स में क्या बोला जाएगा इसको, क्लोज सरफेस।
और क्रॉस सरफेस में क्या लेते हैं, ओनली एंड ओनली आउटवर्ड, ओनली एंड ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल इज करेक्ट, नॉर्मल इज करेक्ट। क्या लेना है इसके अंदर, सिर्फ जो बाहर की ओर निकलता है नॉर्मल अभिलंब परपेंडिकुलर डायरेक्शन वही क्या होगी, सही होगी। तो इसके अंदर देखो किस प्रकार से, ये आपको प्यारा सा ट्यूब देता हूं मैं, इसके अंदर क्या दिया, एक बहुत ही नैना सा प्यारा सा सुंदर सा आपको एक क्यूब दिया। अब इसके अंदर क्या बोला, मैंने इसका एरिया वेक्टर निकालने के लिए बोलता हूं तो क्या बोलेंगे, बोला इसके लिए आप क्या निकालो, एरिया वेक्टर निकालो। तो ये क्या है, एक फेस है, क्या है, फेस है। इसकी भुजा कितनी है, ए भुजा है। तो इसके अंदर आपको इस फेस के लिए मैं एरिया वेक्टर निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या लिखोगे, एरिया वेक्टर इज क्या होगा, ए स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन कैसी लेनी है, ओनली आउटवर्ड्स, इस दिशा वाली डायरेक्शन ही को यूज करना है। इसके अंदर क्यों होगी, क्योंकि वो इनवर्स होगी, टुवर्ड्स हो गया तो उसका यूज नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, क्यूब के अंदर क्यों होता है, फील करो। देखो ये है क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, एक तो इस दिशा में हो गई, एक अंदर क्यूब। तो आपको ओनली आउटवर्ड्स वाला ही यूज करना है। तो इसके ऊपर की तरफ क्या करेंगे, जे कैप यूज करेंगे। यहाँ के लिए बोलेगा तो इसके लिए क्या होगा, एक डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी और एक डायरेक्शन इस दिशा में। तो हमें इस दिशा की डायरेक्शन का यूज न करके इस दिशा की डायरेक्शन का यूज करेंगे, इधर वाली डायरेक्शन का। अब इसी प्रकार एक यहाँ पर दिया आपको टू 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 टू, ये दिया। अब इधर क्या है, इसकी डायरेक्शन एक इचक्यों एंड इचक्यों। तो आपको इधर वाला इचक्यों लेना है, ये वाला इस वाली डायरेक्शन का यूज करेंगे, आउटवर्ड वाली इचक्यों का यूज करेंगे, इसका डायरेक्शन इधर की ओर। अब इसके लिए देगा आपको, ये दे दिया, इस फेस के लिए पूछता है, इस फेस के लिए पूछेगा तो क्या बोलेगा, इसके इधर होगी और एक इधर होगी। तो कौन सा सही है, एरिया वेक्टर कौन सा सही है। तो आप क्या बोलोगे, सर हमें तो बोला गया है कि 3D सरफेस के लिए ओनली क्या होगा, आउटवर्ड ही सही होता है। तो आप ओनली आउटवर्ड ही सही करो। एक बार फिर से फील्ड के साथ देखो, आपको क्या दिया, एक क्यूब दिया, आपको क्या दिया, क्यूब दिया। उस क्यूब में आपको एरिया वेक्टर पूछेगा तो क्या करना है, ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल का ही यूज करना है, अंदर की साइड वाले नॉर्मल का यूज नहीं करेंगे। फेसेस देखो, इस वाले फेस के लिए पूछेगा, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो इस वाली दिशा का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए बोलेगा इस दिशा में डायरेक्शन है, इस दिशा में, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, तो आप बोलोगे बाहर की ओर। इसके लिए बाहर बाहर। तो सभी 3D सरफेस के लिए ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज करेक्ट। और फिजिक्स में इसको क्या बोला जाता है, फिजिक्स में इसको बोला जाता है क्लोज सरफेस बोला जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं, आपको और क्वेश्चन देते हैं। आपको दे दिया, ये मान लो कि क्या दिया, ये दिया, ये क्या है, सिलेंडर का, क्या दे दिया सर, ये सिलेंडर सा, ये क्या है, सिलेंडर। अब इसके अंदर बोल दिया कि इसका एरिया वेक्टर निकालो। क्या निकालो, इनका एरिया वेक्टर निकालो। तो आप इसके लिए इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर निकालोगे, आउटवर्ड्स निकालोगे, इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स निकालोगे, और ये जो आपका कर्व है इसके लिए आप आउटवर्ड्स निकालोगे। देखो क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका क्या है, इस प्रकार से। ये क्या आपका, ये मान लो करो क्षेत्र ये वाला है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करोगे, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां करोगे, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करोगे। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एरिया वेक्टर। क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ना लेकर एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। एक बार के लिए किसकी बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के लिए। तो एरिया वेक्टर कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होगा। बाहर की तरफ क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। इसके बाद में देखो, आपको एक और नया सा क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको दिया, इस पे दिया आपको, और इसके अंदर एक गोला दे देता है, और इसके लिए आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछेगा। तो आप क्या बोलोगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की ओर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। अब देखो इसके लिए परपेंडिकुलर बनाएंगे तो क्या होगा, सेंटर से देखेंगे। परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कहां से देखेंगे, इस प्रकार से सेंटर से देखेंगे। टुन 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 टुन।
ये इस प्रकार से देखेंगे। एरिया वेक्टर निकालेंगे तो सेंटर से बाहर की ओर, किस प्रकार से, सेंटर से बाहर की ओर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो लेनी ही लेनी है, लेकिन इस प्रकार का स्पेन आपको दे देता है तो आपको सेंटर से देखना है, क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर बाहर की ओर निकालना है। यह हो गया 3D सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की ओर क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में देखो, इसके बाद में आते हैं हम किसके ऊपर आएंगे, इसके बाद में आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लैक्स। आज का प्यारा सा टॉपिक जिसके ऊपर आपका पुनः स्वागत करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड देख लिया। क्या देखना है आपको, देखना है 2D सरफेस के लिए बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, और 3D सरफेस के लिए ओनली एंड ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज करेक्ट। 2D को क्या बोला जाता है, ओपन सरफेस, 3D को क्या बोला जाएगा, क्लोज सरफेस। तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखेंगे इसके बारे में अभी। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा, द नंबर ऑफ, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक के बारे में तो इलेक्ट्रिक नाम तो आएगा ही, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a plane surface। क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पासिंग होने के परपेंडिकुलर, क्या बोलेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है उनके ऊपर निर्भर करेगा। उन पर कैसे निर्भर करेगा, कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। जितनी इस फ्लक्स से क्या होगी, जितनी इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर गुजरेंगी वही क्या करेंगी, फ्लक्स का निर्माण करेंगी। यदि मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इस प्रकार से भेजता हूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर न जाकर इसके पैरेलल जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके पैरेलल। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण नहीं करते, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर गुजरती हैं वही क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेंगी। कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन को चीरते हुए, इस प्लेन को क्या है, चीरते हुए बाहर की ओर जानी चाहिए। तो आपको देखो फील के लिए देखो, आपके पास एक प्लेन है, क्या है, आपके पास एक प्लेन है और उसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये बताओ कितने पासिंग हो रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन से पास हो रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, इस प्लेन को चीरते हुए परपेंडिकुलर इससे बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स का मान, यहाँ पर फ्लक्स का मान हो जाएगा 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। अब देखो प्लेन फ्लक्स का सूत्र तो सभी बता देते हैं ई डॉट ए, लेकिन इसको फील्ड के साथ देखते हैं ई डॉट कैसे हुआ, इसको ई डॉट होगा ई ए कोस थीटा, तो ये इतना सब तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अंदर ये ई कैसे आया, ए कहां से आया, कोस थीटा कहां से आया, वो इसके अंदर हम देखते हैं। अब इसके अंदर आपको इतना फील करना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फ्लक्स से जा रही हैं वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेंगे। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से जाएंगी वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेंगे। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा देता हूँ, क्या करूंगा, फ्लक्स यही रखता हूँ, प्लेन यही रखूंगा, लेकिन क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर भी बढ़ जाती है। तो ये मेरे पास ये प्लेन है और इस प्लेन के अंदर मैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी बढ़ा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाते ही
आपने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जैसे ही बढ़ाया तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो गई, इस प्लेन से पहले की तुलना में ज्यादा जा रही है। इस प्लेन से क्या है, पहले की तुलना में ज्यादा जा रही है। कितनी ज्यादा जा रही है, 1 2 और 3। तो इसका फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको ये पता चल गया जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाएंगे, देखो मैं इसका डेंसिटी बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। यहाँ पर कितना था, 2, डेंसिटी कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक था। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होते ही आपका फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना हमने देखा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया भी बढ़ा देता हूँ। क्या करेंगे, इसका एरिया भी बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रखते हैं। तो एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये एरिया बढ़ाया मैंने। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो जैसे एरिया बढ़ाया, ये संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एरिया से गुजर रहा है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इस एरिया को कवर करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही हम एरिया बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। देखो हमने फ्लक्स की परिभाषा यही देखी थी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यदि वो प्लेन के परपेंडिकुलर उस प्लेन से गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेंगे। तो ये इसके पैरेलल क्या जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जा रही है इस प्लेन के। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होगा, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा फ्लक्स का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। और यहाँ पर जैसे ही हमने एरिया को बढ़ाया तो संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, इस एरिया को कवर करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स का मान बढ़ गया, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसको क्या होगा, इसको भी इस प्रकार से E डॉट A वेक्टर क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसके अंदर आप सभी जानते हो A डॉट B हो गया, उसको होता है ए बी कोस थीटा, तो ये आ जाएगा EA कोस थीटा। और एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है EA कोस थीटा। तो इसको अंदर आप ये देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई है वो कहीं ना कहीं कोस थीटा पर भी डिपेंड कर रही है। तो आगे देखते हैं वो किस प्रकार से कोस थीटा पर डिपेंड करती है, इसको नोट करेंगे बहुत ही सुशीलता के साथ में। इसको प्यारे प्यारे बच्चे नोट करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी कम होगा, अर्थात एरिया बढ़ने पर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा। इतना ध्यान रखना है बच्चों, बच्चे मन के सच्चे। आप तो नहीं देखे, आप तो मन के सच्चे नहीं है। अब देखो हमारे पास एक प्लेन दे दिया, ये क्या, एक प्लेन दिया आपको और उस प्लेन को किस प्रकार से लिखना है। अब इसके अंदर बोल दिया इसका एरिया वेक्टर आप सभी जानते हो, प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका एरिया हो गया, वो इसके क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो एरिया परपेंडिकुलर आते ही आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इधर से कहीं जा रही है, इस दिशा से कहाँ जा रही है। तो ये बताया और साथ में ही एरिया वेक्टर के साथ में ये बोल दिया कि ये थीटा एंगल बना रही है। ये बताया आपको प्लेन दे दिया, प्लेन में आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रही है और एरिया वेक्टर आप सभी निकालना चाहते हो, क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इसके अंदर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मेरे को आप ये बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स E cos थीटा वाला बनाएगा या फिर E sin थीटा बनाएगा या फिर
ई साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप मेरे को इसके अंदर ये बताओ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई कोस थीटा के कारण होगा या ई साइन थीटा के कारण। ऑब्वियसली सर इसके अंदर हमने अभी देखा है, क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो परपेंडिकुलर होती हैं वही क्या करेंगी, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करके देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह वाला ई कोस थीटा ही क्या इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें ई कोस थीटा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाकर देगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो ई कोस थीटा इंटू ए क्या कहलाएगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर आ जाएगा ये कोस थीटा। तो क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है हमें ई कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो घटक लेना है तो क्या है, एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है। यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल की कौन कौन सा लेंगे, जो एरिया वेक्टर क्या है, एंगल कौन से लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य बनने वाला एंगल, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा एंगल लेना है, हम वही एंगल लेंगे जो किस किस के मध्य दिया है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य जो एंगल देगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने में हमारी मदद करता है। तो इसके अंदर एंगल याद रखना है कि एंगल कौन सा लेना है, ए वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो एक के मध्य और ई के मध्य बनने वाला एंगल ही हमें यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पर आपको एक और देता है, स्पेयर दे देता है और आर रेडियस का स्पेयर देता है और उससे आपसे पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो आप सब जानते हैं इसके अंदर से इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो आप सभी को मालूम है ये क्या करेगा, इसके ऊपर की तरफ क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ई वेक्टर है इस दिशा में, तो ये इसका एंगल है। तो यहाँ पर बनेगा फाई बराबर ये कोस थीटा। क्यों कोस थीटा क्यों किया, क्योंकि जो हमने क्या देखा था, एरिया वेक्टर के पैरेलल जो घटक होता है वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेगा। तो इसके पैरेलल देखो ए कोस थीटा और ये इधर ए साइन थीटा, तो ये पैरेलल वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करता है। तो ई ए कोस थीटा हमने यूज किया। अब इसके अंदर बच्चे क्या गलती करें, एंगल का बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है कि एंगल एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य वाला लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी है, जो इस एरिया की क्या होगी, जो इस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर भी आपको ध्यान नहीं पड़ता तो आप क्या करोगे, एरिया वेक्टर के पैरेलल एरिया वेक्टर की दिशा वाला ही घटक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यदि एंगल भी आपको ध्यान है तो आप इसके अंदर गलती नहीं करेंगे। तो आप आगे देखो, इसके अंदर आगे और भी सुंदर सुंदर सुशील क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एरिया वेक्टर की पैरेलल दिशा के कारण ही प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो आपको क्वेश्चन किस प्रकार देगा, ये आपको एक इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस दिशा में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है। आपको बोल दिया फाइंड द एरिया वेक्टर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस प्लेन। इसके लिए बोल दिया एक स्क्वायर दे देता है, एक क्या देगा, स्क्वायर, और इस प्रकार से इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और बोल देगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्क्वायर। अब इसके अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर आपका एरिया वेक्टर निकालना है तो आप क्या निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर निकालोगे, तो वो क्या आएगा, एरिया वेक्टर। सभी जानते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर प्लेन की सरफेस की क्या आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर आ गया। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, तो फाई कैसे निकालेंगे, ई ए कोस थीटा कितना, एंगल कितना है, इसी दिशा में क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी दिशा में क्या है आपका एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इनके मध्य एंगल कितना होगा, 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पर आएगा ई ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ई ए, क्योंकि एंगल कौन सा लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य का एंगल लेना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इस प्रकार से गुजर रही है और इसका एरिया वेक्टर निकालना है आपको। तो ये क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इस दिशा में, तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो पहले तो याद रखो स्क्वायर क्या है, 2D सरफेस है, क्या है स्क्वायर 2D सरफेस है, तो इसका इस प्रकार बहुत डायरेक्शन आप करें, तो हम ये एक डायरेक्शन यूज करें। आपको आप बोल दिया इसके अंदर फ्लक्स कितना है, तो आप सभी एंगल मालूम है आपको, तो आप निकालोगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई ए कोस
इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में और एरिया वेक्टर इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, एरिया वेक्टर इस दिशा में, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर cos 90, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा आपका 0। यदि आपको एंगल नहीं पता है तो आप इसको फील करो। देखो आपको मान लो ये आपको दे दिया, एक आपको क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया। अब इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्या है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जो इसके क्या है, पैरेलल है। लेकिन हमें क्या करनी है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करना है, उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करना है जो इसको क्या है, चीरते हुए जाएंगी। लेकिन ये इसको पैरेलल इस प्रकार से जा रही हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण नहीं करेंगी। यदि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जाती इसके पैरेलल, इसको चीरते हुए, तो ये क्या करती, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करती। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से पैरेलल जा रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार का फ्लक्स का निर्माण नहीं करेंगी, ये यहाँ पर फ्लक्स 0 होगा। यदि एंगल आपको मालूम है, एरिया वेक्टर आप जानते हो, तो आप क्या करोगे, एंगल से इसको निकाल सकते हो। लेकिन इसको फील करो, ये आपका क्या दिया, आपको स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के पैरेलल इस प्रकार से भी जा रही है, तो ये भी क्या है, इसके पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण कौन करेंगे, जो इस एरिया को चीरते हुए जाएंगे। एरिया को क्या है, चीरते हुए, फाड़ते हुए जानी चाहिए, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आएगा। इसके बाद में बच्चे देखो कहाँ गलती करते हैं वो देखते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो वो गलती कर बैठते हैं, ना ऐसा हम गलती नहीं करेंगे, क्यों, हमें आप जो पढ़ा रहे। तो देखो इसके अंदर ये आपको दिया, आपको इक्वेशन दिया, ये आपको स्पीड दे दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये आपको आर रेडियस दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है। छी छी गंदा हो गया, छी 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 छी। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है, कितने एंगल का, 30 डिग्री एंगल के साथ। इसका एरिया वेक्टर आप निकालोगे इस दिशा में, इसका एरिया वेक्टर आपको बोलेंगे इसका फ्लक्स निकालो, तो सर फ्लक्स हम जानते हैं फाई बराबर ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30, तो 30 इसके अंदर रखा तो फाई आ जाएगा ए √3/2, और ये हो जाएगा आपका गलत। गलत क्यों, गलत इसलिए हुआ, मैं स्टार्ट से बोलता आ रहा हूँ, जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एंगल लेना है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो एंगल लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य का लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य का हमें एंगल यूज करना है। लेकिन ये वाला एंगल देखो रेडियस के साथ बन रहा है, क्षैतिज के साथ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज नहीं हो सकता, तो हमें इसका एंगल निकालेंगे तो ये आएगा 60, और इसके निकालेंगे फाई बराबर EA cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, EA/2 आ जाएगा। ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका रॉन्ग होगा। क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर एंगल कौन सा लिया, क्षैतिज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यूज कौन सा करना है, एरिया वेक्टर का क्षैतिज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ वाला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है एंगल कौन सा यूज करेंगे, हम एंगल यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य का। इसके बाद में देखो यह हो गया 2D सरफेस के लिए। 2D सरफेस के अंदर हम दो डायरेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बोल दे 3D क्रॉस सरफेस के लिए बोल दे, एक्चुअल में क्रॉस सरफेस के लिए बोलता है, तो किस प्रकार से 3D सरफेस को क्या बोला जाता है, क्रॉस सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। आप देखो इसके अंदर आपको एरिया वेक्टर तो निकालना जानते हो, क्या होगा, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल का ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ बाहर की ओर जो नॉर्मल निकलता है उसी डायरेक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको दे दिया एक टू 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 जे सुंदर सा आपको क्यूब दे दिया। अब इसके अंदर बोल दिया इसका फ्लक्स निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, यहाँ पर नहीं बना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे यहाँ सुंदर डायग्राम को गंदा नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया E नोड I कैप, क्या दिया, E नोड I कैप दे दिया। इसकी भुजा A है, ए भुजा वाला आपको एक क्यूब दे दिया।
अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 3 4 5 6 और 5 और 6 कौन से हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड हो जाएंगे, आउटवर्ड और इनवर्ड्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसके अंदर क्या हो गया, 1 तो ये हो गया, 2 3 4 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, क्यूब का होगा, क्यूब के ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं और आगे पीछे, ये क्या होते हैं, 6 फेसेज होती हैं। तो इन 6 फेसेज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोलेगा, तो 1 के लिए निकालेंगे, पहले किसके लिए निकालते हैं, 1 के लिए निकालते हैं। तो 1 के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो आपको जानोगे E डॉट ए कोस थीटा, क्या करें, ये कोस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, ई नोड आई कैप एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो एरिया वेक्टर कैसे निकाला था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल यूज में करना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया वेक्टर आप यूज करोगे, तो ये क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये क्या है, किसके डायरेक्शन में है, ये एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये एरिया वेक्टर, एंगल कितना हो गया दोनों के मध्य, cos 90, और फर्स्ट के लिए phi 1 आ गया 0, फर्स्ट के लिए कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। कैसे, अब इसको आप फील भी कर सकते हो, आपके पास ये क्या था, प्लेन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रही है, लेकिन परपेंडिकुलर होती तो वो क्या करते हैं, इसको फाड़ते हुए चीरते हुए जानी चाहिए थी, परपेंडिकुलर क्या होनी चाहिए, इसको फाड़ते हुए चीरते हुए जानी चाहिए थी, लेकिन ये इसके पैरेलल जा रही हैं, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा। एंगल आपको मालूम है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस दिशा में क्या है, एरिया वेक्टर, तो दोनों का एंगल 90 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। नंबर 2 के लिए बात करते हैं, नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन का हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नोड, एरिया वेक्टर निकालेंगे, एरिया वेक्टर एक तो इस दिशा में होगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एक दिशा में होगा और एक इस दिशा में, तो हमें इस दिशा का यूज करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, 3D सरफेस क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल का यूज करते हैं, तो इस दिशा का एरिया वेक्टर यूज करेंगे, जो आ जाएगा ए, और कोस की वैल्यू देखो, इस दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इस दिशा में क्या है आपका एरिया वेक्टर, दोनों अपोजिट हो गए, और दोनों अपोजिट हो गए तो इनके मध्य एंगल 180 हो गया, इनके मध्य एंगल कितना हो गया, 180, और एंगल 180 का वैल्यू होता है -1, कितना होगा, -1, तो ये आ जाएगा ई नोड ए। 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नोड ए, और 3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए भी वही बात होगी सेम, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में आपका एरिया, और इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है 0, और वही देखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, इसके पैरेलल जाएगा, क्या जाएगा, प्लेन के पैरेलल जाएगा, और पैरेलल कोई फ्लक्स का निर्माण नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ जाएगा 0। और 4 के लिए देखेंगे तो 4 के लिए इस दिशा में होगा और एक इस दिशा में, तो हमें इसका यूज करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करके निकालते हैं, तो ये क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर ई नोड ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्लक्स, ई नोड ए। अब यहाँ पर हम ए तो लिख रहे हैं, ठीक है, ए क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, तो इसके ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे, इसके ऊपर वेक्टर इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्या अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए इसको डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे। बोलकर भी आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर एरिया वेक्टर का यूज कर लें, नहीं, एरिया का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 5 और नंबर 6 के लिए भी क्या आएगा, बराबर 0 आएगा, क्यों आएगा, इसको देखो, आगे की ओर है एक, पीछे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से इनके पैरेलल होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जाएगा, तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा।
तो नंबर फर्स्ट 2 3 4 5 6 सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, पैरेलल थी, उनके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 प्राप्त हुआ, उनके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन तो क्या थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी परपेंडिकुलर थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर थी, उन्हीं के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण हुआ है। तो ये देखो इसके ऊपर और इसके ऊपर, इन दो के ही क्या था, ये परपेंडिकुलर, तो इनके कारण फ्लक्स का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर आपको ये बोलते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन और देते कि ये संपूर्ण क्लोज सरफेस के कारण क्या निकालो, संपूर्ण क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करो। क्या बोलेगा, इस पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करो। तो आप सभी को देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार से पूछेगा तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यदि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, यदि क्या करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं देता है। देखो इसके अंदर क्या है, आपको कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वस्तु देता है और वो क्लोज सरफेस है, इतनी सारी कंडीशन मत तो सब बंद करके जा रहे हो। नहीं नहीं, देखो इसके अंदर क्या है, अभी तो इसके अंदर कंडीशन सुनो, अभी इतनी सारी कंडीशंस देखो। ये क्या है, इसके अंदर एक क्लोज सरफेस देगा, आपको क्या देगा, एक क्लोज सरफेस देगा और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसके अंदर फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। उसके अंदर फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो तो कैसे निकालेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इस प्रकार इनका योग करके निकालोगे। तो ठीक है, इनका योग करोगे तो φ1 के कारण 0, 2 के कारण माइनस E0, 3 के कारण 0, 5 के कारण 0, इनके कारण 0, इन दो के कारण तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या कर देंगे, पूरे 0 आएगा। इनके कारण भी क्या आएगा, 0। यदि आपको कंडीशन याद नहीं रहती कि आपको 3D सरफेस दे और उसके अंदर कोई चार्ज ना हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो वहां पर 0 आएगा, ये कंडीशन आपको याद नहीं रहती तो आप क्या करोगे, इनका सम कर लो, इन सभी का वेक्टर सम करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो कोई फ्लक्स निर्माण नहीं होगा। संपूर्ण एरिया के कारण, संपूर्ण फ्लक्स के कारण, संपूर्ण के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसको नोट करें। साइड में यहाँ पर हम देखते हैं इनकी, आपका ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो आप सभी अच्छे से जान रहे हो। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करना है, हमें यूनिट ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन मीटर और इस न्यूटन पर कूलम, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। इसके बाद में आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, आपका और क्वेश्चंस से दूर करेंगे। और क्वेश्चन देखो किस प्रकार से देता है। इस बार देते हैं सिलेंडर के लिए। देखो ये आपके पास, ये आपको दे दिया, यहाँ पर मैं एक सिलेंडर रख देता हूँ, ये सिलेंडर रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके कारण करोड़ क्षेत्र के कारण भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है। E बराबर E नोड आई कैप, क्या दे दिया, E नोट आई कैप, एक्सिस दिशा की धनात्मक दिशा में। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा 1 के कारण, 2 के कारण और करोड़ क्षेत्र के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। तो 1 के कारण आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको पता है ये क्या है, 3D सरफेस है और 3D सरफेस के अंदर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेंगे, आउटवर्ड्स लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा। तो φ1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, फ्लक्स इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, फ्लक्स इस दिशा में, दोनों क्या है 180 है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का E नोड, ए वेक्टर आ जाएगा, ए
और वेक्टर का यूज नहीं करना है, स्केलर क्वांटिटी है। और फाई 2 के कारण निकालेंगे तो इसी दिशा में आपका एरिया वेक्टर होगा और इसी दिशा में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो इसी दिशा में एरिया वेक्टर और इसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए एंगल 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा EA। अब 5 करोड़ क्षेत्र के कारण निकालते हैं तो देखो अब ये क्या है, एक इस प्रकार से आपको दिया, ये क्या आपका एक करोड़ क्षेत्र है, इसके हर बिंदु पर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहा है, लेकिन आपका कर्व ऐसे है, आपका प्लेन है वो क्या है, प्लेन की सरफेस इस प्रकार से और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से। क्या बताओ ये पैरेलल है या फिर इसको चीरते हुए जा रही है, ये इसके पैरेलल है। यदि चीरते हुए जाती तो इस प्रकार से निकलनी चाहिए थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जानी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण नहीं करेंगे। ये आपको देखो, ये आपको कर्व दे दिया, ये मालूम मार्कर अंदर से क्या खोखला है। अब इसके क्या है, चारों तरफ ये क्या है, ये एक बेलन के जैसे, बेलन के जैसा है, सिलेंडर के जैसा। तो यहाँ पर देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जा रही है, लेकिन ये क्या है, इसके पैरेलल है। यदि मुझे यहाँ पर फ्लक्स का निर्माण करना है तो ये मैं इसके क्या करूंगा, परपेंडिकुलर भेजूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर भेजूंगा, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण होगा। लेकिन ये पैरेलल जा रही है और हमारा एरिया किस तरफ होगा, एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, ये हमारा एरिया, इसके लिए इस दिशा में एरिया होगा। तो एरिया से निकालेंगे तो ई नोड ए cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्व क्षेत्र के लिए 0 आ जाएगा। तो यदि आपको ये सिर्फ एंगल नहीं निकालना आ रहा है तो आप देखो ये क्या इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, लेकिन आपका मार्कर गोल है, सिलेंडर गोल है, अंदर से खोखला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए थी, चीरते हुए जानी चाहिए थी, इसको क्या जानी चाहिए थी, चीरते हुए फाड़ते हुए जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या कर रही है, इसके साथ चीरते फाड़ते हुए नहीं जा रही है, तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। आप टोटल के कारण पूछेगा, टोटल क्रॉस सरफेस के कारण पूछेगा तो हमारे पास फ्लक्स कितना आएगा, तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो आ जाएगा 0। और अगर 0 नहीं वेक्टर सम याद नहीं आ रहा है तो कंडीशन याद है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, 3D वेक्टर है तो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हर फील्ड के ऊपर। इसके बाद में आप देखो और एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्यारा क्वेश्चन आप बच्चों के लिए लेकर आते हैं। इस बार देखते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, आपके बहुत ही होनहार और बहुत ही सीनियर बच्चों। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सिस पर डिपेंड करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक्सिस पर नहीं। ये क्या सर, चीटिंग कर रहे हो आप, तो हमें नहीं पढ़ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है एक्सिस पर डिपेंड करेगी, ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एरिया इसका ए। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड या इस दिशा में, और वो क्या कर रहा है, इस बार अक्ष पर भी डिपेंड कर रहा है। अब आपको पूछेगा, वही पूछेगा 1, 2 और 5, 6 के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स और समकोण के कारण, और क्या पूछेगा, समकोण के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है। तो 1 के कारण आप निकाल दोगे, हमें आता है सर इसके अंदर क्या, परपेंडिकुलर बाहर की ओर लंब, और ये क्या इस दिशा में, क्या एरिया वेक्टर इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, दोनों परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स 0। 1 के कारण फ्लक्स आ जाएगा 0। अब 2 के कारण निकालेंगे, एरिया वेक्टर इस दिशा में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इस दिशा में, और 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस दिशा में, और एरिया वेक्टर इस दिशा में। एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, तो आ गया E cos 180। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको ई नोड अक्स, कितनी दी है, ई नोड अक्स, तो अक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, और अक्स की वैल्यू आपके पास है ए, अक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ पर रखेंगे ई नोड ए, और एरिया कितना है इसका, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और कोस
इसका वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसके लिए लिखेंगे माइनस ई नोड ए क्यूब। कितना लिखेंगे? माइनस का ए नोड ए क्यूब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 2 था, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? x है, और इसके लिए निकाल रहे हैं, इस नंबर 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इस दिशा में परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, एंगल 180 हो गया। तो क्या हो गया? आपको ये तो पता चल गया है कि नंबर 2 के लिए क्या है, हमें परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर फ्लक्स तो निर्माण होगा। कितना फ्लक्स का निर्माण होगा वो इसके अंदर हम देखते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास आया ए नोड ए क्यूब आया। इसके बाद में नंबर 3 के लिए देखेंगे तो नंबर 3 के लिए भी वही बात है, पैरेलल जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है? पैरेलल जा रहा है। जाना चाहिए था परपेंडिकुलर जाना चाहिए था, तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा, एंगल 90 आ जाएगा। नंबर 4 के लिए देखो, नंबर 4 के लिए देखेंगे ई ए कोस थीटा। तो नंबर 3 के लिए हमने देखा इस दिशा में क्या था, अपना एरिया वेक्टर था। अब नंबर 4 के लिए देखेंगे तो इस दिशा में आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में। तो ई नोट ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ई नोट की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है? ई नोट अक्स की वैल्यू ए क्यूब ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1, तो आ जाएगा ए क्यूब। हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये हो गया गलत। अब ये आपने क्या देखना है, अभी आपको कहाँ देखना है, ये अक्स है, ये अक्स पे दूरी पर डिपेंड कर रहा है। कौन सी दूरी? आप कौन से के फ्लक्स का, कौन से फेस का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, उससे दूरी लेनी है ये अक्स। यहाँ पर देखो ये दूरी ए थी, इस नंबर 2 के निकाला था, ये ए दूरी आपने x बराबर ए यहाँ पर पुटअप कर दिया, वो सही हो गया। लेकिन इस बार नंबर 4 के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? नंबर 4 के लिए। तो नंबर 4 से ये दूरी a है और ये दूरी a है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 2a। टोटल दूरी कितनी हो गई? 2a। तो अक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2a, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2EA क्यूब आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कौन से फ्लक्स के लिए, कौन से फेस के लिए आप निकाल रहे हो, और उससे इस अक्स की डिस्टेंस का यूज करना है। ठीक है, ये एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको एक्सिस की दूरी भी उसी फेस से लेने, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए देखिए। तो इफ आई 4 कितना आ गया? 4 की करंट फ्लक्स आ गया 2EA क्यूब आ गया। अब 5 के लिए देखो, 5 और 6 के लिए वही पुरानी बातें, क्या दोनों इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, पैरेलल है, कोई फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा, ये 0 हो गया। अब नेट क्रॉस सरफेस के कारण पूछता है, तो क्रॉस सरफेस के कारण इस बार क्या कर रहे हैं, तो सभी का वेक्टर सम करो। वेक्टर सम करने पर 0 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पर माइनस ई नोट ए क्यूब, यहाँ पर 2EA क्यूब, तो कितना बचा? EA क्यूब बचा। कितना बचेगा? EA क्यूब, 0 नहीं होगा, ध्यान से वेक्टर सम करो इनका, EA क्यूब आएगा। तो ये किस पर का, इस बार यूनिफॉर्म है, ये क्या था, एक्सिस पर डिपेंड कर रही थी, एक्सिस पर डिपेंड कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पर EA क्यूब आ गया। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके अंदर आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे, और साथ में ही आपको गॉस के नियम की थोड़ी सी फील कराएंगे, थोड़ी बहुत बातें आएंगी गॉस के नियम की, उसके अंदर आपको उसी क्वेश्चन में समझाएंगे कि इस प्रकार से वहां से निर्माण होगा गॉस के लॉ का। आज का बहुत ही बेहतरीन और अंतिम सवाल, पढ़ते हो तो सर, पढ़ते तो इतनी है, किताबें देखती देखती रह जाती हैं। तो ये आपके पास एक दे दिया, आपको एक क्यों चार्ट दिया है, ठीक है, और इस क्यों चार्ज के चारों तरफ आपको दे दिया है, क्यों भी कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव क्यों चार्ज दे दिया मान लो, और इसके चारों तरफ आपको मैंने एक स्पेयर दे दिया। आपको क्या दिया है कि स्पेयर दे दिया। अब आपको पूछा इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, आर रेडियस का एक स्पेयर दिया, और इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला। अब आप सभी जानते हैं
आपको फेसेस देता या फिर कोई अन्य एक्टिविटी देता, आपको स्क्वाड देता और कुछ देता, तो आपके अंदर फेसेस की सहायता से फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 ये सब निकाल कर उन सबका वेक्टर सम कर देते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी फेस नहीं दिया, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। क्या पूछा है? इस स्पेयर का क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कैसे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम तो ये जानते हैं E डॉट ए जानते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया वेक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस दिशा में, इसके लिए ये सभी अलग अलग पॉइंट पर निकालेंगे। तो ऐसा कैसे करेंगे? ये कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, तो इसको कैसे करेंगे? याद करो, पीछे हमने इस प्रकार से लीनियर फॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। लीनियर फॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वहां पर क्या कर रहे थे? छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में काटा था। क्या कर रहा था? उस लीनियर फॉर्म को छोटे छोटे एलिमेंट में काटा था। यहाँ पर क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा एरिया है, इसके लिए परपेंडिकुलर बाहर की ओर डीए डायरेक्शन हो जाएगी। ये छोटा एरिया लिया तो इसके अंदर छोटा एरिया वेक्टर आएगा। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में। और आपके अंदर आपको पता है यहाँ पर एंगल कितना आया? 0। एंगल कितना आया? 0। एंगल 0 आने के कारण आपको क्या प्राप्त हुआ? याद आएगा। तो इसके अंदर आप सभी जानते हैं कि ई ए कोस थीटा होता है। ये क्या होता है? ई ए कोस थीटा होता है। तो ये क्या था? संपूर्ण की तरह छोटे अल्पांश ले रहे हैं, तो इसके कारण छोटे के कारण छोटी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण होगा। तो ये आ जाएगा ई डी ए। कितना का एंगल है? 0, तो ई डी आ जाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर लूंगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस दिशा में और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी एंगल कितना है? 0, तो इसके कारण भी आपको डी फाई कितना प्राप्त होगा? ई डी ए प्राप्त होगा। यहाँ पर एक लेता हूँ, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर बार एंगल कितना? 0। तो यहाँ पर भी डी फाई कितना हो गया? ई डी ए हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर निकालेंगे एक एरिया वेक्टर, इसी प्रकार यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पूरे सरफेस पर छोटे छोटे क्या करेंगे? हम एरिया वेक्टर्स का निर्माण करेंगे और उन सभी का वेक्टर सम करेंगे। और वेक्टर सम करने का मतलब इनका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इनका इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? ई डी ए। क्या हो गया? ई डी ए प्राप्त हो गया। अब ई डी ए प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर तो क्या कोइंसिडेंट क्या हो गया? हमारे पास सभी के लिए एंगल बराबर प्राप्त हो गया। एंगल बराबर है और सभी जगह पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। लेकिन यहाँ पर ये जो लेते हैं इस प्रकार से जो निकाला जाता है, वहां एंगल समान हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो जरूरी नहीं है। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ई बराबर कितना है? कांस्टेंट है। ई कितना है? कांस्टेंट हो गया। तो इसको बाहर निकलेंगे और डी फाई का आ जाएगा 5, तो ई डी ए कितना आ गया? ई डी ए आ गया। अब देखो इस संपूर्ण का डी ए 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 निकाल रहे हैं, तो इसका संपूर्ण क्या हो जाएगा? डी ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। संपूर्ण इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा ई ए आ जाएगा। और हमने पीछे भी ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई ए। एक्चुअल में इसका क्या होता है? राइट फॉर्मूला क्या होगा? डी फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डी ए हो जाएगा एक्चुअल में इसका फॉर्मूला। ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल और कांस्टेबल दोनों के लिए राइट है। लेकिन ये क्या ओनली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ये वैलिड होगा। यहाँ कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट दोनों के लिए वेरिएबल होगा। ई ए प्राप्त हो गया। अब हमारे पास हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, एक छोटे से चार्ज पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। और इसका एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो 5 बराबर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये हमारे पास बच गया 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ गया
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही क्या होता है, गॉस लॉ होता है। यही क्या होगा, गॉस लॉ होगा। गॉस लॉ से इसी से हम फील करेंगे, इसी से हम स्टार्ट करेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है। ये गॉस लॉ ये नेट ये क्यों होता है, वो इसके अंदर इस एरिया के अंदर 3D एरिया के अंदर टोटल नेट चार्ज का यूज किया जाता है। कैसे किया इसको, छोटे छोटे अल्पांशों में कटा। और छोटे छोटे अल्पांश कौन से लिए, एरिया वेक्टर के छोटे छोटे अल्पांश लिए, और उनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। और यहाँ पर ई कांस्टेंट ही, थीटा सबका क्या था, सेम था, तो हमें ई कांस्टेंट, और तो ई कांस्टेंट ए आ गया, ए आएगा तो ए क्या आएगा, सभी के लिए बराबर आएगा, बराबर ई डॉट डी ए 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 ए आ जाएगा। और ए आने पर हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर